क्या छात्रा अंशिका यादव के गुनहगारों को बचाया जा सकता है? क्या रेप के कबूलनामे पर पर्दा डाला जा सकता है? क्या दरिंदों के परिजनों की पहुंच न्याय पर भारी पड़ेगी? राष्ट्रपति से सम्मानित छात्रा के साथ दरिंदगी की पूरी दास्तान। 29 दिसंबर की रात को उस समय कानपुर में हड़कंप मच गया, जिस वक्त ये सनसनी खबर फैलने लगी कि रेल बाजार थाना अंतर्गत सीओडी पुल के पास सुनसान जगह पर एक नवयुवती लड़की की लाश पड़ी है। दरअसल वो लाश छात्रा अंशिका यादव की थी। अंशिका दोपहर में लैपटॉप लेने अपने कॉलेज गई थी। जब देर शाम वो नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए। घर वाले लगातार उसके फोन पर कॉल करते रहे। आखिरकार किसी ने उसका फोन उठाया और बोला कि लड़की की लाश पुल के किनारे पड़ी है। कानपुर का यही वो सीओडी पुल है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सीओडी पुल इसको बोला जाता है। और अंशिका जो एक छात्रा थी जिसकी अभी 29 दिसंबर को जिसकी हत्या की गई थी, ये वही पुल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हत्यारे हैं वो इस पुल से आए और यू टर्न लेकर उधर से वो यहाँ पर आए। और बाकायदे जो परिजनों ने जब बाद में देखा, जब उनके पास फ़ोन आया, तो यहीं पर इस जगह पर वो बाकायदे सर इस रोड की तरफ था और पैर इस दीवार की तरफ थे। जो पुल की ये दीवार है, इस तरफ उसके पैर थे और यहाँ बाकायदे वो लेटाकर यहाँ से चले गए थे। वो कौन था इसका कुछ पता नहीं चला। आनन फानन में कौशीराम हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया उसकी मौत 6-7 घंटे पहले हो चुकी है। पुलिस हरकत में आई, कॉल डिटेल खंगाली गई, पूछताछ शुरू हुई तो दरिंदे सोमनाथ गौतम का पता चला। सोमनाथ गौतम ने बाद में कबूला कि उसके साथ सत्यम मौर्य और एक उसका और दोस्त शामिल था। उसने बताया अंशिका यादव को उसने बहाने से बुलाया और नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म और हत्या की। पुलिस ने आनन फानन में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन घर वालों का आरोप है कि दरिंदे सोमनाथ गौतम के कबूलनामे के बाद भी गैंगरेप की धारा क्यों नहीं बढ़ाई गई। पुलिस एफआईआर दर्ज तो कर लिए, लेकिन उसने रेप वाला केस नहीं, रेप वाली धारा नहीं बढ़ाई है, जबकि उस लड़के ने रेप एक्सेप्ट कर लिया तब भी नहीं धारा बढ़ाई है। नहीं, नाम तो एक का नाम पता है, सोमनाथ गौतम है। नहीं, संबंध नहीं थे, बस क्लास में पढ़ता होगा, कोचिंग से या कॉलेज से कभी कदार कॉपी वॉपी लेना बनता होगा उसका, तभी ये सब हुआ है। पहले तो फेवर में थी हम ही लोगों के, लेकिन जब उस लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने रेप किया है तो वो वाली धारा 376 वो क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्यों उनको बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस? कि स्टार्टिंग में पुलिस ने हमें सहयोग किया, प्रशासन ने, और हमने प्रशासन को सहयोग दिया। हमें लगा कि हमें प्रशासन से न्याय मिल जाएगा और हमें पूरी उम्मीद थी, बट हमें अब लगता है कि प्रशासन से हमें न्याय नहीं मिलेगा। उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें 2 तरह की बातें लिखी है। नंबर 1 पे उन्होंने लिखा कि यह घायल अवस्था में लड़की यहाँ पर मिली है और हॉस्पिटल ले जाते वक्त इसकी डेथ हो गई है। जब हम हॉस्पिटल लेकर गए बॉडी को तो डॉक्टरों ने उसे 6 घंटे पहले ही मृत घोषित कर दिया। हमें यकीन नहीं हुआ, हम दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए बेटे को, वहाँ पर भी डॉक्टर ने सेम बोला कि 6 से 7 घंटे पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर उसके बाद पुलिस आई और पुलिस को भी पता है। उसके अलावा भी पुलिस ने प्रेस नोट में दूसरी लाइन ये लिखा है कि हत्या करके वहाँ पर डाली गई। तो ये 2 तरह की बातें प्रेस नोट में क्यों डाली गई, हमें इससे कन्फ्यूजन होता है और इससे हमें डर लगता है कि पुलिस हमारे साथ न्याय नहीं देगी। छात्रा का पोस्टमार्टम हो गया और अब लखनऊ से फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अब छात्रा के परिजनों को यह आशंका है कि पुलिस गैंगरेप की धारा जोड़ने से बच रही है, क्योंकि दरिंदों के पिता पुलिस विभाग में हैं। बेटी को न्याय मिले और दरिंदों को फांसी की सजा हो, इसलिए दरिंदे गैंगरेप की धारा से बचने नहीं चाहिए। लिहाजा परिजनों ने सामाजिक संगठनों, पत्रकारों और राजनीतिक चेहरों से संपर्क साधा है और मदद की गुहार लगाई है। सबसे पहले मदद के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास परिवार से मिलने रेल बाजार पहुंचे। उन्होंने परिजनों के सामने ही कई अधिकारियों से बात की और रेल बाजार थाने भी पहुंचे। कानपुर के संजीत हत्याकांड में भी सम्राट विकास ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए थे, लिहाजा इस केस में भी परिजनों ने सम्राट विकास का दरवाजा खटखटाया है। देखिए, हमको भी जानकारी हुई और ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है अंशिका यादव के साथ। और मैं आज रेल बाजार स्थित उनके पिता श्री सुदर्शन यादव के घर भी गया था। अभी मैं रेल बाजार थाने के पास सामने खड़ा हूँ। मैंने देखा कि धीरे धीरे घटना 29 तारीख की घटना है, 6-7 दिन हो गए घटना के। इसमें 3 अभियुक्त थे।
जिसमें दो पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मैंने अभी बात किया, यहाँ मौके पे इंस्पेक्टर साहब छुट्टी पे गए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जो है जहाँ प्रयास करेंगे एक आध दिन में उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और परिवार ये चाहता है, परिवार तो पूरी तरीके से सदमे में है, और परिवार ये चाहता है कि अपराधी जो ये काम किए हैं, जिन्होंने उनकी बेटी की हत्या किया है, वो लोग छूट ना जाएं, आगे चल के उनको सज़ा मिले कड़ी से कड़ी। उनको वो तो परिवार मांग कर रहा है कि फांसी की सज़ा हो ऐसे दरिंदों को। हम भी वही कहते हैं कि अगर बालिग लड़की थी, 3 लड़कों ने सहयोग किया, उनको जहर पिलाया जूस में, जैसा कि पुलिस ने अपनी प्रेस रिपोर्ट में भी दर्शाया है, और उसके बाद गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई, तार भी बरामद हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि एक लड़की के साथ उन्होंने इतना सब कुछ किया, 3 लोग उसमें थे, तो परिवार सीधे चाहता भी है, और परिवार को भी ये पता चला, अभी हमको भी ये पता चला कि उसमें से एक व्यक्ति ने ये स्वीकारा भी है कि उसके साथ रेप किया था, और अभी तक रेप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है उस FIR में। तो परिवार यही चाहता है कि उसमें रेप का मुकदमा भी लिखा जाए, ताकि उनको और कठोर से कठोर सज़ा हो और ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग छूटे ना। अब 7 दिन हो गया है, 7 दिन के बाद परिवार तो तभी समझ में आएगा। उसकी बेटी तो चली गई, बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, स्कॉलर थी, हाई स्कूल इंटर में स्कॉलर थी, उसके बाद उसको राष्ट्रपति से प्रशस्ति पत्र भी मिला था। तो परिवार पूरी तरीके से सदमे में है, और हमको जानकारी हुई, हम उन्हीं के लिए अधिकारियों से बात भी किए हैं, उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, और हमारा भी प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके भी आधार पर, और लड़के ने जो अभियुक्त हैं उन्होंने बयान दिया और स्वीकार किया है कि हमने रेप किया था, तो उस आधार पर रेप का भी मुकदमा उसमें जोड़ा जाए। कैमरा पर्सन सतीश और सहयोगी पत्रकार संजय यादव के साथ अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।